Hello everyone, welcome back to the channel Simplify Your Concept. क्या कभी आपकी कोई ऑनलाइन मीटिंग्स या क्लासेस बीच में ही रुक गई क्योंकि पावर कट हो गया? या फिर कभी आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहे हो और अचानक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए? अगर हाँ, तो आप लोड शेडिंग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्यों 2025 में भी लोड शेडिंग होती है, इसके क्या रीजंस हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज लोड शेडिंग। सो इन वेरी सिंपल टर्म्स इफ आई हैव टू से, लोड शेडिंग एक इंटेंशनल एंड टेम्पररी रिडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में इन सर्टेन एरियाज बाय द पावर यूटिलिटीज जब हमारी डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल सप्लाई से एक्सीड हो जाती है। और ये क्यों किया जाता है? ताकि हमारा ग्रिड स्टेबल रहे और फ्यूचर ब्लैकआउट्स को अवॉइड किया जा सके। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज देयर इज अ सिटी जिसकी रिक्वायरमेंट है 100 मेगावाट ऑफ पावर एक शाम के वक्त में, गर्मियों के सीजन में, लेकिन जो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स अवेलेबल हैं वो सिर्फ 850 मेगावाट पावर ही सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? हमारी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज ये डिसाइड करेंगी कि कुछ सर्टेन एरियाज में हम लोड शेडिंग करें ताकि हमारा जो डिमांड है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से ज़्यादा ना हो पाए, या ये लोड शेडिंग तब तक की जाती है जब डिमांड कम हो जाए या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बढ़ जाए। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि आज भी 2025 में लोड शेडिंग क्यों हो रही है और इसके क्या मेजर रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीज़न जैसे आप देख सकते हैं कि पीक डिमांड सर्ज जो 2025 में 250 गीगावाट से भी ज़्यादा है। इसका मेजर रीज़न है रिकॉर्ड ब्रेकिंग समर टेम्परेचर। आज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। कई स्टेट्स में तो टेम्परेचर 45 डिग्री प्लस भी हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा फैंस, एसी, कूलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में एक ड्रास्टिक स्पाइक आ जाती है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो कि ऑलरेडी ओवरलोड कंडीशन और स्ट्रेस्ड कंडीशन में काम कर रहा है, वो ये इंक्रीज डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ जाती है। दूसरा रीज़न है फ्यूल शॉर्टेज एट थर्मल पावर प्लांट्स। इंडिया में आज भी 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कोल थर्मल पावर प्लांट से जनरेट होता है, लेकिन कई सारे प्लांट्स आज रिड्यूस्ड कैपेसिटी में ऑपरेट हो रहे हैं। रीज़न है लॉजिस्टिक इश्यूज, कोल इंपोर्ट प्राइस स्पाइक्स एंड लो कोल स्टॉक्स। अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो प्लांट्स इनफ पावर कैसे प्रोड्यूस करेंगे बढ़ती डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए? इसकी वजह से ग्रिड ऑपरेटर्स को पावर कट करना ही पड़ जाता है। थर्ड रीज़न है ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स। That means the transmission lines what we have in India are inadequate to transfer the power from a surplus region to deficit region. There is another reason कि intermittent renewables. आज India is the world's third largest and fourth largest country to produce the solar power plant and the wind farms. लेकिन आज भी न्यू सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स को इंस्टॉल करने में डिले होता है। रीजंस पॉलिसी बॉटलनेक, लैंड एक्विजिशन डिलेज एंड हाई कंपोनेंट कॉस्ट। जब शाम को डिमांड बढ़ती है तो सोलर एनर्जी कम होती है और प्रॉपर बैटरी स्टोरेज के बिना इस अंतर को भरना मुश्किल हो जाता है। एक और मेन रीज़न है मेंटेनेंस इश्यूज। कई बार क्रिटिकल जनरेटर यूनिट्स आउटेज कंडीशन में होते हैं। द रीज़न कुड बी ड्यू टू सम फॉल्ट और इवन ड्यू टू मेंटेनेंस, जिसकी वजह से जो अवेलेबल कैपेसिटी है वही रिड्यूस हो जाती है। लोड शेडिंग के रीजंस की तो बात कर ली, अब इसके इम्पैक्ट को देखते हैं कि लोड शेडिंग कैसे हमें पर्सनली इफ़ेक्ट करता है। अगर हम रेसिडेंशियल कंज्यूमर्स की बात करें तो मेनली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में पीक आवर्स में आउटेज हो जाता है। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स की बात करें तो मेजर ऑपरेशंस डिस्टर्ब होता है, उनको डीजल जनरेटर सेट्स यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ती है। इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी लॉस्ट और इंक्रीज्ड एनर्जी कॉस्ट हो जाता है। हेल्थ में वेरियस डिस्ट्रप्शन टू क्लिनिक्स, इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं और एजुकेशन सिस्टम में ऑनलाइन क्लासेस डिस्टर्ब होती हैं।
नाउ टू एड्रेस दिस क्राइसिस, जो गवर्नमेंट एंड द पावर यूटिलिटीज टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला है कोल रेक प्रायोरिटाइजेशन। इसमें क्या है, इंडियन रेलवेज आर ensuring फास्टर कोल डिलीवरी टू द क्रिटिकल पावर प्लांट्स। दूसरा है इंपोर्ट मैंडेट्स। इसका मतलब है जो पावर प्लांट्स हैं दे कैन इंपोर्ट कोल टू मीट द ब्लेंडिंग नॉर्म्स। दूसरा एक मेथड है कि डिमांड रिस्पॉन्स। इसका क्या मतलब है कि वी हैव टू शिफ्ट द पीक लोड बाय यूजिंग स्मार्ट मीटर्स एंड वॉलंटरी रिडक्शंस। एक और तरीका है कि बूस्टिंग रिन्यूएबल्स एंड स्टोरेज। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हाइब्रिड सोलर विंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करती हैं। एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन सोल्यूशन है एनर्जी एफिशिएंसी कैंपेन्स, जहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को प्रमोट करना होता है और पीक लोड कंजम्पशन को रिड्यूस करना होता है। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस भी प्रोवाइड की जाती है। Now finally, what could be the long-term solution in order to minimize the future load shedding? तो सबसे पहला है ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। इसका क्या मतलब है कि अपग्रेडिंग द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। नाउ वी ऑलरेडी हैव द टेक्नोलॉजीज ऑफ SCADA, which is the supervisory control and data acquisition, and EMS, that is energy management system, जो रियल टाइम फ्लोज को मॉनिटर करते हैं। आई मीन टू से रियल टाइम में जो पावर फ्लो होता है उसको मॉनिटर करते हैं। अगर हम इन सिस्टम्स को और भी ज़्यादा अपग्रेड करेंगे तो ये सिस्टम हमें हेल्प करेंगे फोरकास्ट लोड को भी प्रिडिक्ट करने के लिए। तो जब फोरकास्ट लोड प्रिडिक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है कि हम जनरेशन एंड सप्लाई को बेटर प्लान कर पाएंगे और फ्यूचर में ओवरलोडिंग कंडीशंस या फिर शॉर्टेजेस कंडीशंस को अवॉइड कर पाएंगे। दूसरा सोल्यूशन हो सकता है यूजिंग फ्लेक्सिबल जनरेशन। इसका क्या मतलब है कि हम उन पावर प्लांट्स को यूज़ करें जिनको हम इजीली स्टार्ट ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जो कन्वेंशनल कोल और न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं उनको स्टार्ट करने में काफ़ी समय लगता है, बट गैस बेस्ड या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो बहुत ही जल्दी से स्टार्ट हो सकते हैं और वो उसको हम एक बैकअप जनरेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं जब हमारे डिमांड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो ये इन पर्टिकुलर प्लांट्स को हम बोल सकते हैं पीकिंग प्लांट्स बिकॉज दे आर यूजफुल ड्यूरिंग पीक डिमांड टाइम। देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बाय यूजिंग एनर्जी स्टोरेज डिप्लॉयमेंट्स। हम इसका क्या मतलब है कि स्टोरिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट्स अवेलेबल एंड यूजिंग इट व्हेन इट इज़ नीडेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल जब हम दिन के समय बहुत ज़्यादा सनलाइट प्रेजेंट होती है तो हम सोलर पावर प्लांट्स को यूज़ करके काफ़ी सारा एनर्जी जनरेट कर सकते हो और इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं टू स्टोर इट इन द बैटरीज बाय चार्जिंग देम ड्यूरिंग द डे। एंड इन्हीं बैटरीज को हम यूज़ कर सकते हैं इन द नाइट व्हेन देयर इज़ नो सन अवेलेबल। ये हमें हेल्प करता है कि टू बैलेंस द ग्रिड एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन कोल ड्यूरिंग पीक आवर्स। तो जब पीक आवर्स में मान लीजिए हमारे पास कोल उतना सफिशिएंट नहीं है, थर्मल पावर प्लांट्स उतना सफिशिएंट हमें सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो उस टाइम पे हम ये एनर्जी स्टोरेज बैटरीज को यूज़ कर सकते हैं। एक और सोल्यूशन है विच इज़ द डिमांड साइड मैनेजमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि हम मैनेज करें हाउ एंड व्हेन पीपल शुड यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सब मिलकर एक ही टाइम पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है हमारे ग्रिड में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो इसीलिए अगर एक और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ द टाइम ऑफ डे टैरिफ। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को एनकरेज करें कि हम पावर ऑफ पीक आवर्स में यूज़ करें। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमें वॉशिंग मशीन चलाना है जो हम इंस्टेड ऑफ रनिंग इन इवनिंग हम उसको नाइट में या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग यूज़ करें, जिसकी वजह से हमारा जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। इससे क्या होता है जो लोड कर्व होता है वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है और हम इमरजेंसी पावर कट से बच जाते हैं। और प्रेजेंटली अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड से द फ्यूचर सोल्यूशन होगा कि हम एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन का यूज़ करें, जिसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी क्लोजर टू वेयर इट इज़ यूज्ड, या हम बोल सकते हैं एक माइक्रो ग्रिड क्रिएट करना। सिंपल वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो कि अगर इंस्टेड ऑफ हम बिग पावर प्लांट्स पे
जो जो मेजर पावर प्लांट्स होते हैं, मे बी thermal or nuclear, they are located very far away from the load centers, even thousands of kilometers away. तो हम अगर उन पर डिपेंडेंट ना होकर अपने खुद के बिल्डिंग्स पर या घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर सकें, या फिर हम स्मॉल टाउन्स में माइक्रो ग्रिड इंस्टॉल कर सकें जहाँ पे डिफरेंट स्मॉलर सोलर पावर प्लांट्स होते हैं, अलग टाइप के डीजल जनरेटर्स यूज़ कर सकते हैं या फिर विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है कि जो पूरा का पूरा बर्डन एक मेन ग्रिड पे जो होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और हम रिलायबल एक लोकल एरिया में पावर की रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, हम ट्रांसमिशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और हम अपने लोकल पावर सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा रेजिलिएंट कर सकते हैं। तो लोड शेडिंग 2025 में इट्स नॉट जस्ट अबाउट सप्लाई, इट रिफ्लेक्ट्स आवर ग्रोइंग डिमांड्स, आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस। लेकिन अगर हमारी प्लानिंग बहुत ही स्मार्ट हो, हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हैं और पब्लिक कॉर्पोरेशन अगर रहा, तो वी कैन डेफिनेटली मूव टू अ फ्यूचर with uninterrupted power. So that's all for today. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe, and also tell us in the comment how is load shedding affecting your daily routine. See you in the next one. Bye bye.